Good morning, all of you. Now we are going to continue the rest of the chapter. That is, we were doing which chapter? Secondary Secondary activity. activity. Yes. Now in secondary activities, yesterday we studied about different types of industries. जिसका मैं रिवीजन लूंगी आफ्टर द क्लास, क्योंकि हमारे कुछ ही टॉपिक्स लेफ्ट हैं. सो वी आर गोइंग टू फिनिश दैट टॉपिक विद इन 5 to 10 minutes. सो आफ्टर दैट आई विल टेक अ क्विक रिवीजन ऑफ द होल चैप्टर. सो जो भी ऑनलाइन बच्चे वो डर के मारे ये नहीं कि आप क्लास लेफ्ट कर दें, क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर है, आप उसको आंसर कर सकते हो. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रियल रीजन्स विच आर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल रीजन्स, जो कि पहले से ही बहुत काफ़ी फेमस थे, बट उनका जो अभी उनका क्या स्टेटस है, क्या अभी भी वो इंडस्ट्रियल रीजन्स की तरह फेमस है या उनकी इंपॉर्टेंस है या नहीं है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम ऑफ द इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैप वर्क ऑल्सो, और वैसे भी आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड विच हैज ट्रेडिशनल सिग्निफिकेंस, विच इज फेमस फ्रॉम द फ्रॉम वर्ल्ड वॉर टाइम ओनली. जैसे आपने जब वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ा होगा, तो जब वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उसमें ये जो एरिया थे, रूरल एरिया जो था, वो इट वाज हैंडेड ओवर टू फ्रांस एज ए एलिमनी, जो कंपनसेशन के तौर पे फ्रांस को दे दिया गया था, क्योंकि जर्मनी पे सारा ब्लेम लगाया गया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए जर्मनी रिस्पॉन्सिबल है, एंड जो उसके साथ जो उसके फ्रेंड्स थे. तो मतलब रूरल रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज रिच इन कोल फील्ड, कोल रिजर्व्स काफी ज्यादा है यहाँ पे. इट इज इंडस्ट्रियल रीजन. नाउ वी विल कंटिन्यू. So where is first is Ruhr coalfield, RUHR. There should not be a single student who does not know the spelling of RUHR, Ruhr. So what is the spelling? RUHR. Pronunciation क्या है? Ruhr. ठीक है. And Ruhr is famous for what? Coal fields, and it is one of the very important industrial region of Germany. And किस country में? किस country में? जर्मनी. यस. अभी मैं बताई, खुद ही मैंने बोला दैट रूर इज लोकेटेड इन जर्मनी. जर्मनी कहाँ है? वेयर इज जर्मनी? मैम यूरोप. तो इतना डर के क्यों बोल रहे हो? इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में? मैम एशिया. कनाडा कौन से कॉन्टिनेंट में? मैम अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका. मतलब आप लोग सोचो 12th क्लास में आप लोग इतनी नॉलेज नहीं कि नॉर्थ कनाडा कहाँ पे है, यूएसए कौन से कॉन्टिनेंट में है, फ्रांस कौन से कॉन्टिनेंट में? मैम यूरोप. आप बताइए हर्ष, वेयर इज फ्रांस लोकेटेड, इन विच कॉन्टिनेंट? आप मुझे क्या कॉन्टिनेंट के नाम बता सकते हैं? आगे आप बता दीजिए. ये भूल गए, नॉर्थ अमेरिका से नहीं पता. बताओ, आप लोग 12th क्लास में हो, अभी तक आप लोगों को बेसिक जो चीजें हैं वही नहीं पता है कि हमारे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप. आपको पता है नंदिनी? इसमें तो ये अपना नाम भूलते हो, कभी इस देश में रहते ये भूलते हो? तो ये तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में ही फीड होने वाली चीजें. इसमें कौन सा बहुत वो कुछ आपसे इंटीग्रेट पूछ लिया, कितने कॉन्टिनेंट्स ये आपको नाम नहीं पता? नंदिनी आप बता सकती हो? यूरोप इसने नहीं बताया, और अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. ये हमारे 7 जो है महाद्वीप हैं. वेरी गुड. आप लोग बोर्ड एग्जाम देंगे और आप लोगों को अभी यही नहीं पता कि कौन सा देश कहाँ किस महाद्वीप में है. सिट डाउन. कहीं पे ना एग्जाम देने पे कभी बहुत बार आप रट्टा मार के जो जाते हो या पढ़ के आया हुआ काम नहीं आता है. आपका सब कॉन्शियस माइंड में जो आपने 11 साल में क्या नॉलेज गेन की है अपने एजुकेशन में, स्कूल में, वो आपके काम आती है. जब आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, इवन बोर्ड एग्जाम भी देने जाओगे, एमसीक्यू भी आएगा, तब आपका हर चीज आपको दिखी दिखाई नहीं मिलती कि आपने बुक में पढ़ लिया. बहुत बार आपको अपना प्रीवियस नॉलेज यूज करनी पड़ती है, और आपकी नॉलेज बहुत अच्छी दिख रही है कि आपको कॉन्टिनेंट्स के नाम ही नहीं पता है. तो जर्मनी में है आपका रूर एरिया. अगर मैं इसके बाद पूछूंगी को कोई बच्चा नहीं बता पाया तो फिर आप समझ लेना. ठीक है. तो रूर कोलफील्ड और इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ it is very famous industrial region of Germany, and Germany is situated in यूरोपियन कॉन्टिनेंट. यूरोप में इसके वेस्टर्न साइड में फ्रांस है,
ईस्टर्न साइड में पोलैंड है, ठीक है ना, ऊपर नीदरलैंड है, फिर साइड में इसके स्पेन है, पोर्टुगल है, नीचे इटली है। ये सारे इस तरह से आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि किस देश के आगे पीछे क्या चीजें हैं। नेक्स्ट है, दिस रीजन हैज बीन वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ यूरोप फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक जो रुर वैली है, इट वाज वेरी फेमस। Coal and iron and steel form the basis of the economy. Coal, iron and steel. But as the demand for coal declined, the industry started shrinking. Even after the iron ore was exhausted, the industry remained using imported ore, using imported ore brought by waterways to the Ruhr. यहाँ कहा जा रहा है कि जो रूर वैली है, रूर रीजन, इट वाज फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन फॉर जर्मनी, बट स्लोली इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। वाई? बिकॉज यहाँ की कोल जो था वो खत्म होने लग गया, उसके साथ मतलब जो मैंने आपको बताया वर्ल्ड वॉर में इसको फ्रांस को दे दिया गया था, तो काफी मतलब प्रॉब्लम हुई। तो बेसिकली कोल यहाँ पे खत्म होने लग गया उसका रिजर्व। देन आयरन ओर भी जो है वो श्रिंक होने लग गया, लेकिन तब भी जो है ये आयरन ओर जो है बाहर से इंपोर्ट करते थे, खरीद कर यहाँ पे काम चल रहा था। बट द रूर रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ जर्मनीज टोटल स्टील प्रोडक्शन। ठीक है, तो जो है आपका जो रूरल एरिया है अभी भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और ये 80% जर्मनी का स्टील प्रोडक्शन यहीं से होता है। तो इसका मतलब आप समझ रहे कि जर्मनी के लिए जो रूरल एरिया है कितना फेमस है। Changes in the industrial structure have led to the decay of some areas, and there are problems of industrial waste and pollution. The future prosperity of the Ruhr is based less on the product of coal and steel, for which it was initially famous, more on the new industries like huge Opel car assembly plant. यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट देने में इन्होंने इस कर रखा है वैसे, लेकिन ये समझने वाली बात है, देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, रूर जो रीजन है, इनिशियली इट वाज वेरी फेमस फॉर आयरन एंड स्टील, बट स्लोली क्या हुआ, जैसे यहाँ पे कोयला खत्म हुआ, इसकी इंपॉर्टेंस जो थी वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई। नहीं तो ये 80% जो है स्टील यहीं से, आयरन और स्टील यहीं से सप्लाई हुआ करता था, लेकिन आजकल के टाइम में इसका रेशियो कम हो गया। जो आपकी बुक में इज लिखा हुआ है वो इज नहीं है, पहले करता था, अब जो है 80% रेशियो से सब घट के कम हो गया है, क्योंकि अब यहाँ पे स्टील भी कम हो गया, कोल का प्रोडक्शन भी कम हो गया है, और आयरन स्टील भी अब इसको इम्पोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब जो है अगर आप आज के टाइम में अगर आप जर्मनी जाते हो तो वहां पे रुर जो है उसका एक नया ही मतलब आपको लुक नजर आएगा, क्योंकि वहां पे आयरन और स्टील की जगह कुछ अदर इंडस्ट्रीज है जिन्होंने उसकी जगह ले ली है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूज ओपेल कार असेंबली प्लांट, ओपेल कार है, ठीक है, अब ये भी इसका ब्रांड नहीं पता, लेकिन ये ओपेल कार कोई कंपनी है जहां पे उसका जो असेंबली की जाती है, असेंबली जानते हो ना, मतलब टायर को या फिर स्टीयरिंग को, व्हील्स को, सबको ऐड करके कार बनाई जाती है, तो असेंबली प्लांट है। देन न्यू केमिकल प्लांट्स जो है रूरल एरिया में डेवलप हुए हैं, जो पहले नहीं थे। देन यूनिवर्सिटीज डेवलप हो गई हैं, आउट ऑफ टाउन शॉपिंग सेंटर्स डेवलप हो गए, जिससे आपका रूरल का नया लैंडस्केप बन के उभरा है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय न्यू रूरल लैंडस्केप? न्यू रूरल लैंडस्केप मतलब समझ लो, फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में जो आपका जो ऋषिकेश है, इसका कल्चरल लैंडस्केप कैसा है? कल्चरल लैंडस्केप समझते हो, मतलब जमीन पे आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही है? आपको मंदिर नजर आएंगे, ठीक है ना, बेसिकली आपको मंदिर नजर आएंगे ऋषिकेश में। अगर आप देखेंगे तो या तो घर होंगे या तो मंदिर होगा, ठीक है। वहीं अगर आप किसी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में चले जाओ तो वहां पे अगर जैसे मक्का मदीना या फिर आप किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में चले जाओ तो वहां कल्चरल लैंडस्केप कैसा होगा? आपको डोम शेप के स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, वहां पे उनसे रिलेटेड चीजें आएंगी। आप किसी क्रिश्चियनिटी वाले वहां चले जाओगे तो वहां पे आपको जो भी आपने देखा चर्च का जैसा भी शेप हो, जैसे आप इंडिया में ही वहां चले जाओ, वो कौन सा एरिया जहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज्यादा है, पौंडीचेरी है या गोवा है, तो वहाँ पे आपको उस तरह का कल्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसी तरह से जो रूरल एरिया है, पहले यहाँ पे आयरन स्टील की कंपनी ज्यादा थी, प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता था, लेकिन अब उसकी जगह पे एक अलग तरह का जो है रूरल एरिया बन के उभर गया है, क्योंकि आयरन स्टील कंपनी डिक्लाइन हो गई है। उसकी जगह पे वहां पे क्या डेवलप हो गया? यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, शॉपिंग सेंटर्स, देन ओपल कार असेंबली प्लांट वहां पे बन गया है, एंड देन वहां पे केमिकल प्लांट्स भी ओपन किए गए। तो आज के टाइम में अगर आप उठ जाओगे तो वहां पे आपको आयरन स्टील की जगह क्या मिलेगा? बिल्कुल नया लैंड फॉर्म मिलेगा, नया कल्चरल लैंडस्केप देखने को मिलेगा। जैसे आपको आयरन स्टील की जगह ये सारी इंडस्ट्रीज के नाम मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय न्यू रूर लैंडस्केप, तो आप बताएंगे कि इनिशियली रूर वाज फेमस फॉर इट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बट नाउ द इंडस्ट्री हैज डिक्लाइंड एंड new industries have developed in the rural region, which has given rural area its new identity in the form of universities, chemical plants have been established, then
हाँ, न्यू शॉपिंग सेंटर्स, आउट ऑफ टाउन जो शॉपिंग सेंटर्स ओपन हो गए। और देन क्या था आपका, हाँ, ह्यूज ओपल कार असेंबली प्लांट, ये अब नया वहां का एस्टेब्लिश हो गया। आज के टाइम में आप देखते हो कि ऋषिकेश में पिलग्रिमेज है, कल को अगर यहाँ पे इंडस्ट्री लगा दी जाए तो क्या होगा, पूरा ऋषिकेश का लुक बदल जाएगा। तब आप अगर आज से यहाँ से 20 ईयर्स बाद आप यहाँ पे आओ तो आप क्या बोलोगे, अच्छा ऋषिकेश तो पहले अलग टाइप का दिखता था, अब तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। ऐसा होता है ना, ठीक है। अब जैसे कि जो इंसान यहाँ पे आज से 30 ईयर्स पहले आया होगा, तो उस समय आप देखोगे तो ऋषिकेश में कुछ नहीं था, बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं था। लेकिन अभी वो 30 ईयर्स बाद आएगा तो ऋषिकेश का तो लैंडस्केप भी बदल गया है। यहाँ पे तो भाई आपको फ्लैट्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको और बड़े ह्यूज मंदिर बन गए, होटल्स बन गए, है ना, और डेवलपमेंट हो गया, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। तो वही किसी भी एरिया के साथ होता है। तो अब जो रूरल एरिया है उसका नया लैंडस्केप डेवलप हो गया, जो और किन चीजों से हुआ वो मैंने आपको उसके नाम बता दिए, ठीक है। तो रूरल एरिया किस कंट्री में है, जर्मनी में। Germany. Okay. Now next thing which we will study is iron and steel industry. As I said, iron and steel industry is also known as which type of basic industry. Why it is known as basic industry? Yes, because it provides base and raw material to other industries for the development of other industries. इनके बिना and one more thing जो सबसे important वो तो आपने बताया नहीं. Yes, सलोनी ने बिल्कुल सही बताया, किरण भी बता रही है that their final product act as a raw material for other industries. तो बिना आयरन स्टील के अदर इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो सकती है, क्योंकि आपका आयरन और स्टील से ही एक पिन से लेके, जो मैंने आपको कल बताया था, एक पिन से लेके एक हेलीकॉप्टर, एक जहाज, एक सैटेलाइट, सबका सब किससे बनता है, फ्रॉम आयरन एंड स्टील ओनली, ठीक है। उनसे मिक्स करके ही सारी चीजें बनाई जाती हैं। सो इट इज आयरन स्टील इज द बेसिक इंडस्ट्री. Now the iron and steel industry forms the base of all other industries and therefore it is called a basic industries. You can underline. It is basic because it provides raw material for other industries such as machine tools, which is used for further production. ठीक है, तो आयरन स्टील कंपनी ने स्टील बनाया, वो स्टील किसने खरीद लिया, किसी मशीन बनाने वाली कंपनी ने खरीद लिया, उससे उन्होंने क्या बनाया, मशीन बनाया और अदर इंडस्ट्री को बेच दिया, या तो वो कंज्यूमर तक पहुंच गया। तो आयरन स्टील प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ बेसिक इंडस्ट्री. It may also be called a heavy industry. Iron and steel can also be called a heavy industry. Why? Can you tell me? Why it is called a heavy industry? Yes. Okay. रोहित ने भी बिल्कुल सही बताया, किरण ने भी सही बताया. That both raw material which are used in heavy industries are heavy in nature. Plus the products, the final product is also heavy in nature. हम जो कच्चा माल इस्तेमाल करते हैं आयरन स्टील इंडस्ट्री में, वो भी हैवी होता है, चाहे वो आयरन हो, चाहे आपका मैंगनीज हो, लाइमस्टोन हो, डोलोमाइट हो, ऑल दीज थिंग्स आर हैवी इन नेचर, हैवी एंड बल्की. कोल, और जब इसका तैयार माल होता है स्टील फॉर्म में, वो भी क्या होता है, काफी हैवी होता है. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड अ हैवी इंडस्ट्री, because it uses large quantities of bulky raw materials and its products are also heavy in nature. तो ये पूरा पैराग्राफ जो है it is very important because you got both the answers that why it is called a basic industry and heavy industry. Now iron is a हेलो बच्चों, जो ऑनलाइन बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. सो हाँ, मैं आपको बता रही थी, आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन ओर बाय स्मेल्टिंग इन अ ब्लास्ट फर्नेस. अब आपको पता है कि आयरन ओर कैसे निकलता है, आपको पता है, जो हमारी आयरन और स्टील इंडस्ट्री है उसमें होता क्या है,
उसमें हम जो रॉ आयरन होता है इन द फॉर्म ऑफ, अगर आप आयरन देखोगे ना तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, वो एज ए सॉइल की तरह, जैसे जो एक, जैसे मैंने आयरन और देखा हुआ है तो वो बिल्कुल ऐसा होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना बिल्कुल ब्राउनिश कलर में, तो उस तरह का होता है। उसको आप बिल्कुल इम्प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है। आप उसको एक आयरन स्टील कंपनी में लेके जाते हो, वहां पे बड़े बड़े ब्लास्ट फर्नेस होते हैं, ठीक है ना, जो आपके वेसल्स होते हैं उसमें उसको डाला जाता है, फिर उसमें जो है कार्बन मिक्स किया जाता है और अदर मटेरियल्स यूज करके उसमें से इम्प्योरिटी अलग करते हैं और जो आपका प्योर आयरन होता है उसको अलग करते हैं, ठीक है। फिर आयरन में भी दूसरा एलिमेंट मिक्स करके उसको क्या बनाते हैं, क्योंकि आयरन अपने आप में बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, उसमें जब हम आपको शायद ज्यादा पता होगा कि उसमें कुछ और एक एलिमेंट मिक्स करते हैं, मिनरल मिक्स करके, और उससे हम क्या बनाते हैं, स्टील बनाते हैं, जैसे एलॉय आपने सुना होगा ना, तो उस तरह से इसको बनाया जाता है। द मोल्टन आयरन इज कूल्ड एंड मोल्डेड टू फॉर्म पिग आयरन which is used for converting into steel by adding standing materials like manganese। तो जो भी आपका आयरन निकलता है पिग आयरन, उसमें हम क्या ऐड करते हैं, मैंगनीज, और मैंगनीज से उसको क्या मिलता है, स्ट्रेंथ, ठीक है। मैंगनीज से स्ट्रेंथ मिलता है जिससे वो स्टील में कन्वर्ट होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो है आपका आयरन, जो आपका रॉ आयरन होता है आयरन ओर, उसमें हम क्या मिक्स करते हैं इम्प्योरिटी हटाने के लिए, कार्बन, कार्बन कोक जिसे कहते हैं, और जब हमें उसमें से लिक्विड आयरन मिल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, इसमें लिखा हुआ है ना, कार्बन और लाइमस्टोन हमने मिक्स कर दिया, उससे हमें इम्प्योरिटी अलग हो गई, उसे हम क्या कहते हैं, जो प्योर होता है पिग आयरन। फिर पिग आयरन में हम क्या मिक्स करते हैं, मैंगनीज, और मैंगनीज से उसको क्या मिलता है, स्ट्रेंथ, और उससे क्या बनता है, स्टील, ठीक है। Now the large integrated steel industry is traditionally located close to the source of raw material, iron ore, coal, manganese and limestone, or at places where these could be easily brought। कहने का मतलब है कि जहां भी, अब देखो आपने एक समझ लिया कि हमें आयरन स्टील बनाने के लिए क्या क्या चीजें की जरूरत होती है, आयरन ओर हमें चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए, कार्बन चाहिए, ठीक है, एंड मैंगनीज चाहिए हमें, ठीक है। तो ये हमारे सारे रॉ मटेरियल्स है, एंड कोल भी चाहिए होता है बिकॉज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर एनर्जी पर्पस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम कोल को ही जला के ब्लास्ट फर्नेस में उसको इम्प्योरिटी को बाहर करते हैं, ठीक है। तो जहां भी हमारे लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स होते हैं, ठीक है, कभी कभी मिनी स्टील प्लांट्स भी होते हैं, और कई जो ह्यूज होते हैं जैसे आपका टाटा है या फिर आपका जो बोकारो भिलाई, सब बड़े स्टील प्लांट्स होते हैं जहां पे सारा काम एक साथ होता है, प्यूरिफिकेशन का भी होता है, फिर उसको मिक्स करके स्टील बनाना, सब कुछ एक ही जगह पे होता है। तो जहां पे ये सारा काम एक साथ होता है उस स्टील प्लांट को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड लार्ज आयरन एंड स्टील प्लांट। नहीं तो कुछ ऐसे स्टील प्लांट्स होते हैं जहां पे सिर्फ प्यूरिफिकेशन का काम होता है, फिर उसे कहीं और भेज देते हैं जहां पे उसमें मिक्स करके उसको स्टील में कन्वर्ट किया जाता है। बट हमारे इंडिया में 7 लार्ज स्केल आयरन एंड स्टील प्लांट्स लोकेटेड है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट क्या होता है, व्हाट इज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। हाँ, वेयर ईच एंड एवरी प्रोसेस, है ना, जहां पे आयरन को प्यूरिफाई करने से लेकर उसको इम्प्योरिटी हटाने से लेकर और उसमें मैग्नीज ऐड करके उसको स्टील बनाने तक का पूरा काम वहीं पर किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट, जो बड़े स्टील प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और जहां भी ये बड़े स्टील प्लांट्स होते हैं वो ये देख के बनाया जाता है कि कोल, आयरन और मैंगनीज, लाइमस्टोन उन्हें आसपास ही अवेलेबल हो जाए। But in mini steel mills, access to market is more important than inputs. These are less expensive to build and operate and can be located near markets because of the abundance of scrap metal, which is the main input. अब मिनी स्टील प्लांट्स क्या होते हैं, बेसिकली मिनी स्टील प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें आप एक तो वहां पे बहुत ही मतलब कि सारे काम एक साथ नहीं होते, एंड देन उसमें स्क्रैप मेटल यूज किया जाता है। स्क्रैप समझते हो ना, स्क्रैप समझते हो क्या होता है, हाँ, कबाड़, जैसे कि आपको बहुत ही स्क्रैप प्रेजेंट है तो उसको अगेन उसको मोल्ड करके स्टील में कन्वर्ट करना, तो ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, आपका मिनी स्टील प्लांट में होता है। और इसलिए मिनी स्टील प्लांट जो है वो रॉ मटेरियल के सोर्स के पास नहीं होता है, बल्कि वो कहीं भी स्टेब्लिश किया जा सकता है, स्पेशली कहाँ पे, मार्केट के पास में। आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, व्हाट इज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एंड व्हाट इज मिनी स्टील प्लांट। तो इंटीग्रेटेड क्या हो गया, जहां पे सारा काम एक साथ हो रहा है, और ये कहाँ पे बनता है, जहां पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है। लेकिन जो मिनी स्टील प्लांट्स होते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन स्क्रैप मेटल्स, वो स्क्रैप मेटल्स को रिसाइकल करके बनाते हैं स्टील, और वो कहाँ पे लगते हैं, नियर द मार्केट, क्योंकि उनको सोर्स से मतलब नहीं, उनके पास तो कबाड़ आ गया, स्क्रैप आ गया, वो उसी को मोल्ड करके अगेन स्टील कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो कहाँ आपको कहाँ पाए जाते हैं, नियर द मार्केट।
तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखते हैं कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पाई जाती है। द इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। कैपिटल इंडस्ट्री मतलब इट रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट। Those who are online, can you hear my voice, children? Yes, ma'am. Okay. So these are capital intensive industries. They require huge, and very advanced technology. अब आप सोचिए जो blast furnace से लेके जो भी काम हो रहा है वो बहुत ही advanced technology उसके लिए हमें जरूरत होती है, ठीक है। Then ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? Especially in the advanced countries like North America, Europe and Asia. In USA, most of the production comes from the North Appalachian region, Pittsburgh, ग्रेट लेक रीजन। ये सब रीजन के नाम है, मतलब इसमें बहुत सारी सिटीज इसी के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है ना। अपने रीजन मतलब क्या होता है? क्षेत्र होता है। अब क्षेत्र में डिफरेंट स्टेट से थोड़े थोड़े हिस्से आ जाते हैं। अब जैसे इन्होंने कहा कि नॉर्थ एप्लेशियन रीजन। नॉर्थ एप्लेशियन क्या है? एप्लेशियन इज ए माउंटेन जो कहाँ पर है, पता है वो कहाँ पे है एप्लेशियन? आपने मैंने आपको बताया बेटा, आप लोग मैप बहुत अच्छे से ना अपने क्योंकि हर जगह, क्योंकि ऑनलाइन क्लास हो रही है, मैप बताया भी नहीं जा सकता, तो दिमाग में आपकी पिक्चर होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि नॉर्थ अमेरिका जो है, जहाँ पे ग्रेट लेक्स है ना, ग्रेट लेक्स के नीचे ही आपके पहाड़ियां हैं जिसको कहते हैं एप्लेशियन। अब वो पहाड़ियां आयरन और स्टील, आयरन में काफी फेमस है, मतलब वहाँ पे काफी अच्छा रिजर्व है आयरन का। तो एप्लेशियन रीजन हो गया। ग्रेट लेक रीजन, ग्रेट लेक रीजन का तो आपको पता ही है, पता है ग्रेट लेक। मैं कल आपसे ना ये सारी चीजें पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में। ग्रेट लेक रीजन कहाँ है, एप्लेशियन माउंटेन का है, ये सब आपको। ग्रेट लेक मैंने आपको पता ना 5 लेक से मिलकर बना हुआ है। जो नॉर्थ अमेरिका का मैप जब मैंने आपको उस दिन बनाया था तो बताया था यहाँ पे फ्लैट टाइप का जो बना हुआ है, अगर आप मैप देखोगे तो वो ग्रेट लेक रीजन है, जहाँ पे लेक इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, 4-5 लेक्स है। लेक ओंटारियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वाटरवेज है, वहां से जो है सामानों को बेचा और खरीदा जाता है। जिसमें आपका ग्रेट लेक रीजन के पास कौन सी सिटीज हैं? शिकागो, गैरी, इरी, क्लीवलैंड, लोरेन, बफेलो एंड डिलूथ। ये सब सिटीज हैं जो ग्रेट लेक रीजन के आसपास सिचुएटेड है, और ये हाईली डेवलप्ड सिटीज हैं बिकॉज ऑफ आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज। मतलब आयरन स्टील इंडस्ट्रीज इन्हीं एरियाज में मिलती है, इन्हीं सिटीज में पाई जाती हैं अमेरिका के जो और ये एरिया सब कहाँ पे हैं? ग्रेट लेक के आसपास हैं। एंड द एटलांटिक कोस्ट, एटलांटिक कोस्ट मतलब आप उस साइड चले जाओ, वेस्टर्न साइड में, हाँ नहीं अटलांटिक कोस्ट सॉरी, इसी में ईस्टर्न साइड में ही है, जहाँ पे आपका स्पैरोज पॉइंट एंड मॉरिसविल है, ठीक है। आप एक पिक्चर बना लो, जैसे नॉर्थ अमेरिका है उसके वेस्टर्न साइड में कौन सा ओशन है? पैसिफिक। और ईस्टर्न साइड में कौन सा ओशन है? अटलांटिक, ठीक है। तो अटलांटिक कोस्ट पे 2 सिटीज हैं, स्पैरोज पॉइंट एंड मॉरिसविल है। जैसे ऑनलाइन वाले बच्चे तो उनको तो मैं ऐसे बता सकती हूँ ऐसे मैप बना के। जैसे ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है, ये है, ये हडसन बे है, ये, ठीक है। तो ये आपका लाइन हो गया, कनाडा का बॉर्डर हो गया। ये आपकी ग्रेट लेक्स हैं, ठीक है, ये ग्रेट लेक्स हैं आपकी, जो 5 लेक्स से मिलके बना हुआ है। और यहाँ पे एप्लेशियन माउंटेन है, ये एप्लेशियन माउंटेन है जो कि हाईली रिच है आयरन में। और ग्रेट लेक्स के पास जो भी सिटीज हैं, जो भी आपने नाम पढ़ा, ये हाईली डेवलप है इन आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज, जैसे आपका क्लीवलैंड, इरी, लोरेन, बुफेलो एंड डिलूथ। तो ये सब ग्रेट लेक्स के आसपास वाले शहर है। द इंडस्ट्री हैज ऑल्सो मूव टूवर्ड्स द सदर्न स्टेट। अभी कह रहे हैं साउथ में भी आयरन और स्टील इंडस्ट्री है अमेरिका में, लाइक अल्बामा, पिट्सबर्ग एरिया इज नाउ लूजिंग ग्राउंड, तो अल्बामा तक है। ये सब आप ना एटलस निकाल के या फिर आप गूगल इतना देखते हो तो आप एक बार सर्च करो, तो इससे आपकी जो है ऑब्जर्वेशन भी इंक्रीज होगा, आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी। आप सोचोगे अभी कोई हमारे काम नहीं आने वाला है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारी कोई पढ़ी हुई चीज जरूर काम आती है। इससे आपको अच्छा भी लगेगा, आपकी जनरल अवेयरनेस इंक्रीज होगी। तो जो आपने शहर पढ़े, एक बार जाके जरा नेट पे, या आपके पास अगर एटलस है तो उस पर सर्च करना कि अल्बामा कहाँ पर है, या फिर पिट्सबर्ग कहाँ पे है, या फिर आपके जो भी मैंने बताया शिकागो, मिशिगन, ये सब कहाँ पे है, ग्रेट लेक्स कौन कौन से ग्रेट लेक्स हैं, ठीक है, सब उसमें लिखा हुआ है। अगर आप फिजिकल मैप देखोगे ना नॉर्थ अमेरिका का, तो उसमें सब लिखा, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, ये 5 लेक्स जो आपके लिखे हुए हैं। नाउ पिट्सबर्ग जो है ये अमेरिका का बहुत ही इंपॉर्टेंट आयरन और स्टील सेंटर था, बट नाउ इट इज लूजिंग ग्राउंड। अभी धीरे धीरे इसका डिक्लाइन हो रहा है। इट हैज नाउ बिकम द रस्ट बाउल ऑफ यूएसए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार आता है कि व्हाई पिट्सबर्ग इज नोन एज रस्ट बाउल ऑफ यूएसए। जंग लगा हुआ कटोरा, हिंदी में क्या कहते हैं? जंग लगा हुआ कटोरा, है ना, कि मतलब अब इसमें जंग लगे। तो पहले आयरन स्टील के लिए फेमस था, अब आयरन स्टील इंडस्ट्रीज यहाँ पे क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है, तो इसका मतलब इसमें जंग लग गई है।
उसकी सिग्निफिकेंस इंक्रीज हो रही है। या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच प्लेस इज नोन एज रस्ट बाउल ऑफ यूएसए, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? पिट्सबर्ग। इन यूरोप, यूके, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, the Netherlands and Russia are the leading producers. So these countries lead in the production of iron and steel. The important steel centers are Scunthorpe, Port Talbot. इसमें मतलब कि आपको बहुत डिटेल में दिखाया जाएगा, अब इतना मैं नहीं पढ़ाऊंगी आपको। ये जैसे स्कनथॉर्पे है, पोर्ट टलबॉट है, बर्मिंघम है, शिफील्ड है, ये सब प्लेसेस कहाँ पे हैं? यूके में, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, देन आप सुनोगे ड्यूसबर्ग, डॉर्टमंड, डसेल्डॉर्फ, एसेन, ये सब कहाँ पे है? जर्मनी में। ये शायद इससे पहले आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो एक बार इनको देखना आप कहाँ पे है, ये सब आपको थोड़ा सा चीज समझ में। तो ये डिफरेंट कंट्रीज जो है, यूरोप की है या इंडिया की, उसमें कहाँ कहाँ पे आयरन और स्टील फेमस है, उसका पूरा डिस्क्राइब किया हुआ। तो आप इसकी एक रीडिंग ले लेना। बाकी जो इंपॉर्टेंट था अमेरिका को, वो मैंने आपको बता दिया। नाउ नेक्स्ट इंडस्ट्री इज और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो हमने पहले क्या पढ़ा? रूरल रीजन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? आयरन और स्टील, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ आयरन और स्टील के लिए जो भी एरियाज फेमस हैं। देन हम आते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर। ठीक है, अब इसमें मैं ज्यादा देखो, इसमें भी आप अपनी रीडिंग इसमें कर लेना। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिक्वायर्स गुड क्वालिटी कॉटन एज रॉ मटेरियल। ठीक है, अब ये इंडस्ट्री बेसिकली एशिया में फेमस है, लाइक इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इजिप्ट। सेकंड पैराग्राफ है उसका। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स रॉ कॉटन। The UK, Northwestern European countries and Japan also produce cotton textile made from imported yarn. तो मतलब ये सब कॉटन के बारे में फेमस है। तो अभी इतना जो है आप सिर्फ इसकी एक रीडिंग कर लेना, मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ ज़्यादा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हुआ है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, जिसको कहते हैं CAD, कैड। वो आगे आप पढ़ोगे, कैड तो मैंने पहले बता दिया, लेकिन आप आगे उसको पढ़ोगे। कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री मिला आपको? ये 5 नंबर में कई बार आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हाई टेक्नोलॉजी और सिंपली हाईटेक, हम लोग बहुत बड़ी नाम लेते हैं, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि क्या होता है हाईटेक। बोलते हो आप लोग कभी वर्ड? ये तो बहुत हाईटेक सिटी है या फिर ये हाईटेक देश है। तो हाईटेक मीन्स करता है हाई टेक्नोलॉजी, जहां पर भी हाईटेक इंडस्ट्रीज हो गई, है ना। ये स्कूल तो बहुत हाईटेक है, यहाँ पे सब कुछ हाई टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज होती है। तो हाई टेक्नोलॉजी और सिंपली हाईटेक इज द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। सो व्हाट इज हाईटेक? लेटेस्ट जनरेशन, जो आज के टाइम में हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं उसको हम कहते हैं हाईटेक। It is best understood as the application of intensive research and development R&D. R&D का full form क्या है? Research and Development efforts leading to manufacture of products on an advanced scientific and engineering character. ठीक है, तो बेसिकली हाईटेक इंडस्ट्री का देखो मतलब क्या होता है, आप इसको दोबारा पढ़िए। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको उस दिन एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल कार का मैंने एग्जांपल आपको दिया था। ठीक है, तो आपको पता है कि हर कार कंपनी में या एजुकेशन फील्ड में या किसी भी एरिया में हमेशा क्या होता रहता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम चलता रहता है। और जब वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको क्या करते हैं? रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपकी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनमें क्या है? कॉम्पिटिशन चलता है। ठीक है, अब हर कंपनी हर महीने देखोगे आप नया नए कार के वेरिएशंस लेके आ रहे हैं, और वो हमेशा क्लेम करते हैं कि हमारी कार जो है दूसरी कार से क्या है? बेस्ट है, बेटर है। ठीक है, तो वो जो कार बना रहे हैं, मान लो Hyundai ने कार बनाई, उससे बेहतर कार महिंद्रा ने बना दी, तो वो जो कार महिंद्रा लेकर आया है तो उसमें क्या है? वो कार जो है वो किसका एक किसका प्रोडक्ट है? वो इंटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। उनकी टीम ने, जो भी टीम को एलोकेट किया गया होगा, उन्होंने उस फील्ड में काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया होगा, रिसर्च किया होगा। उसके बाद कहा होगा कि हमें एक ऐसी कार बनानी चाहिए जिसमें ये सारे फीचर्स होने चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली हाईटेक क्या होता है कि जब हम टेक्नोलॉजी की फील्ड में रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं और उसको फिर यूज करके हम कुछ नया बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हो कि आज से 2 साल पहले हम लोग कभी क्या ऑनलाइन क्लास लेते थे? नहीं लेते थे। ठीक है, अब हमारे लिए जो गूगल क्लासरूम है, जिससे आप हमारा जो भी टीचिंग प्रोसेस चल रहा है, इट इज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एजुकेशन फील्ड, है कि नहीं है? पहले क्या गूगल क्लासरूम आपने सुना था? हमें भी नहीं मालूम था कैसे होता है। जब हमारे सामने आया तो हम बहुत सोचे कैसे करेंगे, कैसे क्या चीज आ गई, हम कैसे टेक्नोलॉजी यूज करेंगे।
है ना, अब हम यूज टू हो गए इसके। सो व्हाट इज गूगल क्लासरूम, या फिर ऐसे जो भी एप्स आ गए हैं, बायजूस है, चाहे जो भी ये लोग जितने भी करते हैं, व्हाट इज ये सब क्या है, दे आर द वर्क ऑफ और द एप्लीकेशन वर्क ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट in the educational field. So basically it is the best understood as the application of intensive research and development efforts leading to manufacture of products often advanced. और जब हम कोई research and development work करके कुछ चीज बनाते हैं तो वो कैसा होता है, वो प्रोडक्ट कैसा हो गया, उसका कैरेक्टर क्या होगा, इट विल बी हाईली साइंटिफिक एंड एडवांस्ड। तो वो चीज क्या होती है, साइंटिफिक होती है और हाईली एडवांस्ड होती है। ठीक है, तो हमने कोई कार बना दी, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पूरा अपना दिमाग लगा दिया, तो जब कार वो बन के तैयार होगी तो उसमें आपको ऐसे फीचर्स देखने को मिलेंगे कि आपको पता चलेगा दैट दिस कार हैज अ वेरी साइंटिफिक एंड एडवांस्ड कैरेक्टर और नेचर। ठीक है, अब आप इंडियन जो कार्स हैं उनका कंपैरिजन कर लो जो आपकी फॉरेन की कंपनीज होती हैं, तो दे आर क्लास अपार्ट, बिकॉज वहाँ की सड़कें अलग है, वहाँ का जो भी है सिस्टम, तो वहाँ पे डिफरेंट सिस्टम है। तो ये सिर्फ मैंने कार का जस्ट एग्जांपल दिया, ये एजुकेशन फील्ड में भी है, आप टूरिज्म में जाओगे तो वहाँ पे अलग है, आप जापान चले जाइए, आप जापान जाएंगे तो आप टेंट हो जाएंगे, वहाँ की अलग ही टेक्नोलॉजी रहती है ना, वहाँ पे पानी पीने से लेकर वहाँ पे चलने से लेकर हर खाना खाने से हर चीज़ की टेक्नोलॉजी अलग है। वहाँ पे तो कई मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स होटल्स रहते हैं जहाँ पे कोई वेटर ही नहीं होता है, वहाँ पे हर वो काम भी वहाँ पे साइंटिफिक तरीके से चलता है ना। तो वहाँ आप जाएंगे तो आपको अलग ही टेक्नोलॉजी नजर आती है यार। आप बोले आपके यार कोरिया, तो जापान, दे आर इवन मोर हाईटेक देन योर यूरोपियन काउंटर पार्ट्स, यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, वहाँ पे आपको कुछ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो डिफरेंट जो है आपके एडवांसमेंट होते रहते हैं। प्रोफेशनल वर्कर्स मेक अप अ लार्ज शेयर ऑफ द टोटल वर्कफोर्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्हाइट कॉलर वर्कर्स। सो इफ यू आस्क समबडी आस्क यू व्हाट इज हु आर व्हाइट कॉलर वर्कर्स, दे आर द professionals, like we are white collar workers. Why? Because we are professional in the field of teaching. Doctor is a professional because वो अपनी फील्ड में हाँ प्रोफेशनल है। ठीक है, तो प्रोफेशनल वर्कर्स को हम व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहते हैं। These highly skilled specialists greatly outnumber the actual production blue collar workers. अब जो ब्लू कॉलर वर्कर्स कौन होते हैं, जो एक्चुअल प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, जब आप किसी इंडस्ट्री में जाते हो, ठीक है, तो इंडस्ट्री में आप जाते हो तो एक्चुअल काम कौन करता है, वहाँ के वर्कर्स करते हैं, लेबर्स करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स। एज आई सेड कि आप किसी बिस्किट कंपनी में जाए, किसी फूड फैक्ट्री में जाए, तो वहाँ पे सारा काम कौन कर रहा है, मशीन्स, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मशीन्स को भी ऑपरेट करते हैं। सो लेबर्स भी उसमें लगते हैं, क्योंकि भी आपको उसमें कच्चा माल जो भी लेके आना तो लेबर्स तो लेके आएंगे। सो दे आर द एक्चुअल प्रोड्यूसर्स, तो उनको हम क्या कहते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स। प्रोफेशनल्स को हम क्या कहते हैं, एक्चुअल प्रोड्यूसर्स को हम क्या कहते हैं, हाँ, और जो प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें रेड कॉलर वर्कर्स। ठीक है, नाउ रोबोटिक्स, तो ये कहने का मतलब है कि जो हाईटेक इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें किन श्रमिकों की संख्या ज्यादा होती है, रेड व्हाइट कॉलर या ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर, उसमें प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है। अब आप टाटा स्टील प्लांट में, टाटा कंपनी में, टीसीएस का नाम सुना आपने, टीसीएस है या रिलायंस है या जो भी आप बड़ी कंपनीज में चले जाएंगे, आप दिल्ली चले जाइए, आप बेंगलोर चले जाइए, या आप माइक्रोसॉफ्ट चले जाइए, तो वहां पे आपको जो बिना स्किल के वर्कर्स आपको कम मिलेंगे, सिर्फ वो चाय पिलाने वाले वैसे लोग मिलेंगे। मेनली वहां पे आपको कौन मिलेंगे, प्रोफेशनल्स हु आर प्रोफेशनल इन देयर फील्ड, लाइक इंजीनियर्स जो होता है ना, अगर आप किसी कंपनी में, अच्छा ये कौन से इंजीनियर है, ये हार्डवेयर इंजीनियर है, तो ये काम करते हैं, ये तो सबका अपना अपना डिपार्टमेंट होता है, और जो भी उसमें वर्कर्स होते हैं दे आर प्रोफेशनल इन देयर वर्क, क्योंकि वहां पे अनस्किल्ड लेबर्स की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में हमेशा कौन ज्यादा होता है, व्हाइट कॉलर वर्कर्स हु आर प्रोफेशनल्स इन देयर वर्क। ठीक है, उनकी संख्या ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ब्लू कॉलर वर्कर्स। देन रोबोटिक्स ऑन द असेंबली लाइन, अब इस एग्जांपल्स देख लीजिए, रोबोटिक्स ऑन द असेंबली लाइन। असेंबली लाइन मतलब जैसे आपने देखा ना कि आपने अभी पिक्चर देखी थी जिसमें कार को असेंबल किया जा रहा है, कार आपको एक स्टील आप ले आए, आपको कहीं से आप कार जब कार असेंबली कंपनी में क्या होता है, वहां पे आपको टायर दिया जाता है, वहां पे आपको स्टीयरिंग दिया जाता है, वहां पे आपको ऊपर का पार्ट दिया जाता है, ढांचा दिया जाता है, और उस पर आपको फिर सीट दी जाती है। अब इन सबको आपको क्या करना है, असेंबल करना है टू मेक अ कार, तो दैट इज नोन एज असेंबली प्लांट। और सिर्फ कार का ही नहीं, कोई मशीन है वहां भी उसकी भी असेंबली की जाती है, चाहे आप कोई और अदर चीज ले लीजिए,
तो हर जगह असेंबली प्लांट्स होते हैं, क्योंकि आप एक ही जगह पे टायर भी नहीं बनाया जाता, एक ही जगह पे स्टीयरिंग, एक ही जगह पे सीट कवर, सब कुछ एक जगह पे नहीं बनाया जाता है, ठीक है। अब जैसे आप कार खरीदेंगे तो आपको फिर कहाँ से आपने यहाँ पे देहरादून में कार खरीदी कोई भी, तो वो कहाँ से आ रही है, चेन्नई से आ रही है या गुड़गांव से आ रही है। बेसिकली चेन्नई में ही मैक्सिमम स्टील प्लांट साउथ में रहते हैं या फिर गुड़गांव में रहते हैं, ठीक है, उतनी दूर से आ रहा है। और उनके पास भी कहाँ से आ रहा है, बहुत जगह से वो मंगवाते हैं, ठीक है, उन्हीं का सब होता है, उन्हीं के अंडर में होता है सब। लेकिन भाई टायर हमें ये चाहिए, अपोलो का टायर चाहिए तो हमें यहाँ का टायर चाहिए, तो आप स्टीयरिंग ये होगा, सीट ऐसी होगी, और फिर उसको असेंबली करते हैं, असेंबली लाइन प्लांट्स होते हैं, फिर उसको प्रॉपर करके फिर आप तक भेजा जाता है। और या कोई भी XYZ आप कोई भी चीज को ले लीजिए। देन कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD and manufacturing, electronic controls of smelting and refining processes, and the constant development of new chemical, they are examples of the high tech industries. अब CAD क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। अब आपको हाथ से लेके पेंसिल से नहीं बनाना है, आप किसी भी का नक्शा रखिए, आप कोई भी डिजाइन तैयार कर सकते हो, चाहे वो किसी घर का हो, चाहे आप कार का हो, चाहे ट्रक का हो, चाहे किसी डैम का हो, चाहे किसी फ्लाईओवर का हो, कोई भी नक्शा आप कंप्यूटर एडेड डिजाइन से आप बना सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग, देन स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग प्रोसेस, जो कि जिसमें इंसान कम है और सारा का सारा काम कौन कर रहा है, मशीन्स, तो दे आर हाईटेक इंडस्ट्री, क्योंकि अब उसमें लेबर कम है और सारा का सारा काम कौन कर रहा है, दे आर ऑटोमेटेड, ऑटोमेशन के थ्रू पूरी का पूरा काम मशीन्स कर रही हैं। अब इनकी और फीचर्स क्या है, दे आर नीटली स्पेस्ड, ये इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और बहुत साफ सुथरी होती हैं, लो, मॉडर्न, और बहुत ऊंची नहीं होती हैं, मॉडर्न होती हैं, डिस्पर्स्ड होती हैं, ऑफिस, प्लांट, लैब, बिल्डिंग सब कुछ अलग अलग होता है। मैंने बताया ना आपको कि एक ही इंडस्ट्री में कई क्षेत्र, कई डिपार्टमेंट्स होते हैं और सबके सब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। देन फैक्ट्रीज एंड स्टोरेज एरियाज मार्क द हाईटेक इंडस्ट्रियल लैंडस्केप, planned business park for high-tech startups have become part of regional and local development schemes. जैसे आप अगर बेंगलोर चले जाएंगे तो वहाँ का अगर आप IT पार्क देखेंगे, जैसे वहाँ पे कई सारे IT पार्क हैं, ठीक है ना, क्योंकि बेंगलोर फेमस IT के लिए, तो वहाँ पे एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिटी है। वहाँ पे बेंगलोर में ही एक उसका हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे सारी कंपनीज आपको मिलेंगी, मान्यता टेक पार्क है वहाँ पे, तो फिर आपका इन्फोसिस है, पूरा IT पार्क है वहाँ पे, है ना, तो बहुत ही लंबे चौड़े एरिया में आपका वो स्प्रेड है। तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप कहीं और दूसरे देश में आ गए, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक मतलब वो एक एग्जांपल है आपका हाईटेक इंडस्ट्री का। हाईटेक इंडस्ट्रीज विच आर रीजनली कंसंट्रेटेड, अब इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वो हाईटेक इंडस्ट्रीज जो किसी किसी एरिया में कंसंट्रेटेड होती हैं, सेल्फ सस्टेन्ड होती है, मतलब किसी के ऊपर निर्भर नहीं होती है, एंड हाईली स्पेशलाइज्ड होती है। उनको क्या कहा जाता है, टेक्नोपॉलिस। क्या कहा जाता है, टेक्नोपॉलिस, ठीक है। लाइक आपका जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया सुना है आपने, कैलिफोर्निया जो आपका वेस्टर्न साइड में है यूएसए में, जहाँ जो कि वहाँ पे है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को है, दैट इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड। तो वो क्या है, अपने आप में एक टेक्नोपॉलिस है, मतलब उसकी पहचान ही आईटी शहर के नाम से। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको पूरे के पूरे आईटी प्रोफेशनल्स, पूरे आईटी, IBM है आपका, चाहे ये माइक्रोसॉफ्ट है, जितनी भी कंपनीज हैं मतलब कंप्यूटर और कंप्यूटर से रिलेटेड सारी की सारी आपको उसी एरिया में, उसी क्षेत्र में देखने को मिलेंगी, सैन फ्रांसिस्को में। तो वो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, टेक्नोपॉलिस, क्योंकि रीजनली कंसंट्रेटेड है, एक पर्टिकुलर रीजन में कंसंट्रेटेड है, ठीक है। जैसे बेंगलोर, तो बेंगलोर में ही है, सैन फ्रांसिस्को में है तो सारी इंडस्ट्री कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में ही है। तो रीजनली कंसंट्रेटेड है, सेल्फ सस्टेन्ड है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, और हाईली स्पेशलाइज्ड है। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं टेक्नोपॉलिस। एग्जाम्पल, सिलिकॉन वैली नियर सैन फ्रांसिस्को एंड सिलिकॉन फॉरेस्ट नियर सिएटल आर एग्जांपल्स ऑफ टेक्नोपॉलिस। और इंडिया में इसका एग्जांपल क्या है, क्या एग्जांपल, मैम बैंगलोर। यस, बैंगलोर इज द एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन वैली इन इंडिया, ठीक है। सो योर चैप्टर इज ओवर नाउ। आज मैं इसका रिवीजन नहीं ले पाई, लेकिन आप इसको रिवाइज करोगे और सैटरडे को मे बी मैं इसका रिवीजन लूँ, या तो नेक्स्ट चैप्टर भी करवा सकती हूँ, लेकिन पहले मैं इसका एक रिवीजन लूंगी, ठीक है। तो आप इसमें से बिल्कुल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ लेना। देन हाईटेक इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, रूरल एरिया, पिट्सबर्ग को क्या कहा जाता है, एंड देन हाईटेक इंडस्ट्रीज क्या है, टेक्नोपॉलिस क्या है, एग्जाम्पल्स। ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट इसका, इसको जरूर पढ़ना अच्छे से, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास। जिसकी अटेंडेंस ना हुई, अटेंडेंस जो है आप बता देना।